So welcome everybody. We will start the session now. I'll tell you a little about खेती संवाद. डॉक्टर योगेश को देने के पहले थोड़ा सा खेती संवाद के बारे में बात करेंगे. वो खेती संवाद क्या क्या काम कर रहा है, क्या क्या करना चाहता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे. उसके बाद डॉक्टर योगेश हमको अपने विषय के बारे में बताएंगे. तो खेती संवाद क्या है? खेती संवाद इज कनेक्टिंग फार्मर्स टू फार ड्रीमर्स. जो है इसके थ्रू हम किसान भाइयों का हर तरह से सशक्तिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि उनको जो है उनके हितधारकों से मिलवा सके, उनका हर तरीके से सहायता कर सके, उनको हर तरीके से मार्गदर्शन कर सके. और ये सब करने के लिए हमने इन सब चीजों को 6 इनिशिएटिव्स में डिवाइड किया है. तो हर एक इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी. सो खेती कॉर्नर क्या है? खेती कॉर्नर में हर 5 किलोमीटर पर एक बाजार खोला जाएगा, ताकि घर का सामान लोग डायरेक्टली फार्मर्स से, किसानों से खरीद सके और मिडिलमैन बीच में से हट जाएं, जिससे कि हमारे उपभोक्ताओं को अच्छी कीमत में मिलेगा सामान, और किसान भाइयों को ज्यादा मुनाफा होगा. और उसके बाद दूसरा इनिशिएटिव है खेती केंद्र. ये विभाग प्रतिमंडल में केंद्र के माध्यम से किसानों को निवेश, बीज, मशीनीकरण, पेस्टिसाइड्स, उर्वरक, कीटनाशक, फर्टिलाइजर, ये सब देने का प्रयास है. आधुनिक मशीनरी जैसे कि ड्रोन ये प्रदान करता है. किसानों की फसलों की सुरक्षा, उसको कैसे पोषण देना है, उसको कैसे संतुलित करना है, ये सब में मार्गदर्शन करता है. और एक ही छत के नीचे खेती केंद्र में 16 प्रकार की सहायताएं, सेवाएं मौजूद हैं. तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है, जिससे किसान भाइयों को हर तरह का सपोर्ट मिलता है. उसके बाद है खेती कल्याण. यह विभाग जो है ये आपके इन्वेस्टर्स, भाग स्वामी पद्धति में आपके निवेशकों को किसानों से जोड़ता है. शिक्षित लोग व्यवसाय में विभिन्न क्षेत्रों से किसानों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, साझेदारी कर सकते हैं. और किसान जो है उससे किसानों के ऊपर फाइनेंस का बोझ कम होता है, ऋण नहीं होता है, कर्ज का बोझ कम होता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे किसान भाइयों को जो है आर्थिक सपोर्ट देने के लिए. फिर हमारे पास है खेती वाला पत्रिका. इससे जो है ये आज की डेट में तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में प्रकाशित हो रही है, और बहुत ही जल्दी अन्य भाषाओं में प्रकाशित करने की कोशिश है. इस पत्रिका में आधुनिक तरीके, कृषि के समाचार, जो है बाजार की स्थिति, विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या चल रहा है, इन सब के बारे में कवर करने की कोशिश की गई है. उसके बाद एक खेती पुरस्कार. इस विभाग में आपके कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र के लोगों को सम्मान देने का एक इनिशिएटिव है, ताकि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम रिकॉग्नाइज कर सके. खेती समिट में देश विदेश से खेती से जुड़े लोगों को मिलाने का एक प्रयास है, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं वो आधुनिक तरीकों को समझ सके, उनको जो है इम्प्लीमेंट कर सके, अपने खेती में यूज कर सके. तो खेती समिट इन सबको मिलाने का एक प्रयास है. खेती संवाद, जिसका कि हिंदी वर्जन आज हम कर रहे हैं केवी डायलॉग्स में, ये जो है कई भाषाओं में चल रहा है. इसमें जो है हम विभिन्न विशेषज्ञों को, वैज्ञानिकों को अलग अलग जगहों से बुलाते हैं, ताकि वो अपनी एक्सपीरियंस, अपना ज्ञान हमारे किसान भाइयों के साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सके. केवी संवाद आज की डेट में 5 भाषाओं में चल रहा है: अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, हिंदी और मराठी. और बहुत जल्दी उड़ीसा, बंगाली, पंजाबी, असमीज, गुजराती और बहुत सारी भाषाओं में इसको शुरू करने का प्रयास है. खेती वाला से जो है एक डिस्कशन का मंच मिलता है, चर्चा का मंच मिलता है, जहाँ पे हमारे किसान भाई और बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं खेती से, अपने प्रश्नों के उत्तर भी इसमें से पा सकते हैं. फिर एक खेती कोष. यहाँ पे ये विभाग खेती वाला किसानों के साथ सीधी साझेदारी में खेती करता है. तो ये सारे इनिशिएटिव्स को मिला के बेसिकली जो प्रयास है वो ये है कि हमारे किसान भाइयों को हर प्रकार का सहायता मिल सके, गाइडेंस मिल सके, मार्गदर्शन मिल सके, और उनको जो है एक सपोर्ट सिस्टम मिल सके जो उनको सशक्त बनाए और आत्मनिर्भर बनाए. मेरे बारे में 2 शब्द. मैं न्यूट्रिशन साइंटिस्ट हूँ और इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ. तो मैं इस इनिशिएटिव से इसलिए जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मेरा काम ही है लोगों को ये बताना कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किससे सेहत अच्छी रहती है. और अगर हमारे किसान भाई अच्छा खाना नहीं उगाएंगे, अच्छी फसल नहीं उगाएंगे, तो अच्छा खाना मिलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं. इसलिए किसान भाइयों को सपोर्ट करना मेरे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है. इससे मैं इस इनिशिएटिव से जुड़ी हुई हूँ. हमारी इस इनिशिएटिव के तहत, हमारा जो केवी डायलॉग्स है उसके तहत हमारे पास बहुत सारे अन्य विशेषज्ञ आ चुके हैं, जो हमको अन्य टॉपिकों पे हम हमारे संग अपना ज्ञान शेयर कर चुके हैं, हमको अपने एक्सपीरियंसेस बता चुके हैं. और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको विभिन्न क्षेत्रों से लोगों से, एक्सपर्ट से मिलवाएं, ताकि उनके एक्सपीरियंस से, उनके ज्ञान से आप सबको फायदा हो सके. तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग एक्सपर्टीज के स्पीकर्स को
केवी डायलॉग्स पे इनवाइट किया है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेश यादव, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, बांदा, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे काम कर रहे हैं। हाँ, वो जो नमस्कार। है यस, सो आप हमारे साथ हैं आज। इन्होंने जो है परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री से पीएचडी किया है फॉरेस्ट्री में। IIBM ग्रेटर नोएडा दिल्ली से इन्होंने 1 ईयर सर्टिफिकेशन कोर्स किया है डिजिटल मार्केटिंग और फाइनेंस में। इनको बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान रिसर्च पब्लिकेशंस में इनके ऑलमोस्ट 21 पब्लिकेशंस हैं। इनकी 4 पुस्तकें हैं, 50 से ज्यादा लोकप्रिय लेख अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में हैं। वो सोसाइटी ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूएसए के मेंबर हैं और बहुत सारे रेप्यूटेड जर्नल्स में एडिटर इन चीफ हैं, जैसे कि ग्रास रूट जर्नल ऑफ कनाडा। और उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, मैं 2-4 का नाम लेती हूँ। जैसे कि भारत भारती फेलोशिप अवार्ड 2014, यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019, इंडियाज बेस्ट सीईओ अवार्ड 2020, इंडियन एग्रीकल्चर स्टार्टअप अवार्ड 2021, एकेडमिक फेलो अवार्ड 2021-22, excellent in teaching and on the occasion of National Education Day 2021, Young Professional Award 2022। तो लिस्ट काफी लंबी है, अगर मैं अभी इसको बोलने लगूंगी तो हमारा काफी टाइम चला जाएगा और हम डॉक्टर योगेश को सुन नहीं पाएंगे। इसके लिए धन्यवाद डॉक्टर मैम। से जो है मैं आपको वेलकम करती हूँ, ताकि अभी बाकी समय हमारे जो ऑडियंस, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है, वो आपसे, आपकी बातों से फायदा उठा सके। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड प्लीज कैरी ऑन द सेशन। थैंक यू वेरी मच मैम। मैं सभी किसान भाइयों को, जितने भी किसान भाई आज जुड़े हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी श्रोता जुड़े हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक साइंटिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ और मेरा आज का विषय जो है कृषि वानिकी के प्रणाली के तहत बांस का उत्पादन और उसका मूल्य वर्धन करना। देखिए, हम लोग जानते हैं कि वेदों पुराणों से बांस का सबसे बड़ा महत्व रहा है। जैसे हम देखते हैं कि बांस कैसे हमारे देश में आया, तो ये ट्रांसफरेबल रहा है पहले से, मंगोलिया से यहाँ तक भारत में आने तक, और नॉर्थ ईस्ट इसका हब है। लगभग जो हमारा नेशनल बैम्बू मिशन है उसमें 132 बांस की वैरायटियां उन्होंने रजिस्टर की है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही जिनस माने जाते हैं, वो है डेंड्रोकैलम स्टिक्टस और बैम्बूसा बाल्कोआ। उसी जिनस के तहत बहुत सारी वैरायटीज आज हम देख रहे हैं। किसानों का सबसे महत्वपूर्ण इसमें हमें लगता है कि जब हम सर्वे करते हैं या रिसर्च करते हैं और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं उसी सब साथ, तो किसानों का अगर इसमें योगदान रहा तो ये योजनाएं आगे बढ़ सकती है। इन सारे पूरे प्रोसेस में किसान सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे हम जानते हैं कि कृषि प्रणाली या कृषि वानिकी एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आज के ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण और सब सारी चीजों में उभर के आया है। तो इसमें हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम बांस को अपना एक मेन क्रॉप की तरह यूज कर सकते हैं, जिसमें जैसे हम हमारा विश्वविद्यालय की बात करें और हमारा पूरा परिवेश देखा जाए तो एक बुंदेलखंड परिवेश ये है, जिसके अंदर में पानी और बरसात बहुत कम होती है। 700 से लेके 900 mm तक बारिश यहाँ पे होती है इस एरिया में, और इस एरिया में बड़ी ही पानी की किल्लत है। लेकिन यहाँ पे किसान बांस की खेती करते हैं, जिसमें मुख्य तौर पे 2 वैरायटीज वो अपने खेत में लगाते हैं। एक है बैम्बूसा बाल्कोआ और दूसरी है डेंड्रोकैलम स्टिक्टस, जिसको लाठी बांस बोलते हैं। तो ये कृषि प्रणाली के साथ में, जैसे कृषि वानिकी के साथ में इसको लगाने का फायदा ये है कि आप इसमें मल्टी स्टोरेज की क्रॉपिंग ले सकते हैं। एक क्रॉप के साथ, एक फसल के साथ बहुत सारे फसल आप एक साथ ले सकते हैं। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात कृषि वानिकी की है। बांस का लगा देखा जाए तो लगाने का जो है 12 फीट बाय 12 फीट और 8 बाय 8 के इसमें इसका स्पेसिंग है। इसके अंदर में आप लोग इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं झांसी और कुछ एरिया में हम देखते हैं कि बांस के अंदर में बहुत सारे लोग फूल की खेती करते हैं, बहुत सारे लोग जो है सोयाबीन की खेती करते हैं, अरहर की खेती करते हैं। तो इस तरीके से आपका बांस 4-4.5 साल में पहले हार्वेस्टिंग को आता है। उससे पहले आपके 2 क्रॉप्स, 3 क्रॉप्स आप आपके फील्ड में से निकाल कर उसका मार्केट कर सकते हैं और आप उससे आमदनी अपनी ले सकते हैं। जिस तरीके से देश के अंदर आज देख रहे हैं आप, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट से वेल्थ की तरफ हम लोग जा रहे हैं, इको फ्रेंडली की बात हो रही है, प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट की बात हो रही है। इन सारे बातों के ऊपर अगर हम गौर करें तो बांस एक महत्वपूर्ण कड़ी हमारे जीवन में, सभी किसानों के जीवन में आने वाली है, आ चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीन फील्डिंग इस देश के अंदर बहुत सारे राज्यों में बैन है, जिसमें 15 से 18 साल अगर कोई पेड़ बढ़ रहा है तो उसको काटने की जो एक एज लिमिट जिसको बोला जाए वो 15 साल से लेके 18 साल तक है। लेकिन अगर आप बांस लगाते हैं तो उसमें लगभग आपको 4 और 4.5 साल के बीच में आपको पूरा बांस काटने को मिलेगा। इसमें आपके 4 हार्वेस्टिंग्स, एक अगर पेड़ लगाते हैं आप और आप बांस की खेती करती है तो एक पेड़ का पूरा लाइफ साइकिल और बांस के अगर देखा जाए तो 4 हार्वेस्टिंग आपके हाथ में रहेगी।
और मार्केट, लोकल मार्केट, आज हर जगह हर कोई बांस का उपयोग अपने जीवन में करवा रहा है, कर रहा है। चाहे घर का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे इको फ्रेंडली हाउसिंग हो, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, बहुत सारी चीजों में बांस का महत्व आज बढ़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री आज देखी जाए तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, जिसके अंदर बांस से बहुत सारी चीजें महिला वर्ग के माध्यम से बनाई जा रही है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे या मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में और बहुत सारे राज्यों में, तमिलनाडु में आप देखेंगे तो वहां पे हैंडीक्राफ्ट, कर्नाटका हैंडीक्राफ्ट एक सबसे बड़ा उद्योग बांस के माध्यम से उभर कर आ रहा है। यही मूल्यवर्धन है। जो किसान बांस की खेती कर रहे हैं, उन किसानों के सामने बांस की वैरायटी अपने जमीन के हिसाब से, अपने सॉइल के हिसाब से उसको चूज करना, उसको अपने खेत में लगाकर उसका पूरा हार्वेस्टिंग होने तक ख्याल रखना और उसको मार्केट मुहैया करना, ये सबसे बड़े चैलेंजेस आज भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन चैलेंजों के बाद भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो इस पूरे तकनीक को अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर चुके हैं। हम लोग विश्वविद्यालय में बैठे हुए, हमारा काम है कि हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें और उसी माध्यम से हम लोग हमारा टेक्नोलॉजी जब ट्रांसफर करते हैं तो बहुत सारे किसानों को इस माध्यम से उनकी आय दुगनी करने के जो उनके सपने होते हैं, उसमें भी ये सहयोग दे रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर देखी जाए तो हमारे यहाँ पे विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए भी हम लोग ईएलपी चलाते हैं, जिनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम बोला जाता है। तो उसमें हम लोग बांस के माध्यम से उनको, उन बच्चों को कैसे आगे जाके भविष्य में वो अपना खुद का रोजगार बना सके, सेल्फ एंटरप्रेन्योर के माध्यम से वो कैसे अपने गांव में जाके अपने गांव वालों को इसके बारे में, इस तकनीक के बारे में बता सके, इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है कि जो बच्चे विलेज लेवल से हमारे पास में पढ़ने के लिए आते हैं, किसान परिवार से जो हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं, उनका अगर देखा जाए तो वो पढ़ने में और वो समझने में वो चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और अपने गांव में वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए वो बड़े ही उत्साहित रहते हैं और वो गांव वाले भी उनसे सीखकर बांस का और बांस से बहुत सारे उत्पाद बनाने का एक छोटा सा इंडस्ट्री आज हर गांव में, हर घर में लगभग बन चुका है। तो इसी माध्यम से हम लोग जब कार्य करते हैं, लैब टू लैंड, हमारा एक पूरे विश्वविद्यालय का एक सपना होता है कि हम लैब में जो कर रहे हैं वो जमीनी स्तर पे कैसे उसको ले जाएं और जमीनी स्तर पर लोगों को उनकी जो आमदनी है, खास तौर पे अगर देखा जाए तो महिला वर्ग जो अपने गांव में रह रहा है, उनके लिए बांस का उद्योग, अगरबत्ती का स्टिक बनाना, चारकोल बनाना, ये सब सारी छोटी छोटी जो क्लस्टर इंडस्ट्रीज है, उस इंडस्ट्रीज के माध्यम से वो लोग अपनी आमदनी, अपने जीवन को, स्तर को ऊपर ले जाने में सहयोग यहाँ पे मिल रहा है। और हमारे माध्यम से बहुत सारे कृषि वानिकी के किसान जुड़े हुए हैं, उनको भी हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से उनके खेतों में जाके उनके सॉइल का टेस्टिंग करके उनको हम लोग बांस का कौन सा वैरायटी उनके खेत में एज पर वाटर रिक्वायरमेंट और उनकी जो लैंड रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उनको सजेशन देते हैं। रही बात आने वाला समय जो है, बांस सिर्फ यही मूल्यवर्धन नहीं करता है, बांस में ऑक्सीजन की मात्रा भी सबसे ज्यादा है। अगर देखा जाए तो बैम्बूसा बाल्कोआ में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने की क्षमता है। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करने का भी काम बांस करता है। जब हम लकड़ी यूज करते हैं या कोई भी बांस के उत्पाद जब हम यूज करते हैं तो उस समय में हम वो केवल एक प्रोडक्ट के रूप में उसको यूज नहीं करते हैं, हम वो कार्बन उसके रूप में उसको यूज करते हैं। और जैसे हमारे सामने प्लास्टिक का है, तो प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट के रूप में आज बांस पूरे विश्व में अपनी जगह बना रहा है। इसी के माध्यम से अगर हम देखा जाए तो प्लास्टिक निग्लिजेंस जो बॉटल्स है, वो बांस की बॉटल्स भी आज मार्केट में आ रही है। उसके माध्यम से बहुत सारी चीजें, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि डिकम्पोजिशन और डिग्रेडेशन। अगर कोई भी प्लास्टिक की चीज है तो वो डिकम्पोज होने में नेचर में उसको समय लगेगा। अगर हम बांस से बने उत्पाद यूज करते हैं, अगर वो खराब भी होते हैं तो उसको डिकम्पोज होने में समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो पूरी तरीके से डिकम्पोज होगा और उसका बहुत सारी चीजें जैसे कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, ऐसी सारी चीजों में हम उसको यूज करने की क्षमता बांस के अंदर है। तो यही सारी चीजें बांस के माध्यम से किसान अपने जीवन में इसको उतारे और बांस की खेती करना चालू करे। जिन लोगों को इन सारी तकनीकों के बारे में जानना है वो हमारे विश्वविद्यालय से संपर्क करे, हमसे संपर्क करे और अपना आय और बांस के माध्यम से एक बड़ा क्लस्टर निर्माण करने की कोशिश करे। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसको बोला जाता है इंजीनियर्ड वुड मटेरियल, जिसमें प्लाईवुड है, पार्टिकल बोर्ड है, ये भी आप बांस से और बांस से बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल है उससे आप कर सकते हो। यही सारी चीजों के साथ मैं सभी किसानों को यहाँ पे शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आप मुझसे साझा करें। मैं यहाँ पे आप लोगों के उसके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर योगेश, आपने बिना प्रेजेंटेशन के भी काफी कुछ बता दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी को कुछ पूछना है बांस की खेती के बारे में
डॉक्टर योगेश से कुछ डिस्कस करना है तो आप जो है अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो, जैसा आपको इजी हो। मैम, विजय का क्वेश्चन है, हाउ वी स्टार्ट बैम्बू फार्मिंग। हाँ प्लीज। इसके लिए विजय जी, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। इसके लिए पहले आपका सॉइल का टेस्टिंग करना है, और बहुत सारे राज्यों में बैम्बू डेवलपमेंट बोर्ड्स बने हैं। तो आप उस बैम्बू डेवलपमेंट बोर्ड में जाके आपको अपना जो भी वैरायटीज है, बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, तो आपके सॉइल के आपकी जो सॉइल है, आपकी जो लैंड है, उस हिसाब से वहां से आप गाइडेंस आपके घर तक, आपके लैंड तक वो सारी चीजें पहुंच सकती विजय जी, आपका हाँ क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया है या आप और कुछ जानना चाहते हैं? आप अनम्यूट करके बात भी कर हेलो। सकते हैं। हाँ प्लीज गो अहेड। हाँ जी, मैम मेरा नाम विजय शेखर है, और मैं एक्चुअली आईटी इंडस्ट्री से हूँ, पर वेरी मच इंटरेस्टेड इन फार्मिंग, एंड वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग समथिंग यूजिंग फॉर स्मार्ट फार्म. So I'll just restrict myself first to the bamboo farming only. So my question was, जैसे ये soil testing होती है, तो है। how much time does it take? I mean, what is the complete life cycle of the bamboo farming, right from soil testing to, and should we do the soil testing before we make an investment in the farm, or any farm can support that with certain modification? See, Vijay ji, it's very easy process now in the current scenario. Uh-huh. You can get your soil health card within 5 to 6 days. Okay. Okay, whenever you got your soil health card, as per that soil health card, you just start your bamboo selection of species. Whenever you are Okay. going to select that particular species, you just start your farming on that particular day. You just start from that Okay. day. And the first harvesting of the particular bamboo is after 4.5 years. 4.5 years, you will just cut your bamboo. That 3 types of harvesting is there. One is C type, S type, and H type. Whenever your clumps is mature, at that time you just cut by C type, and whenever your clumps is highly mature, at that time you just cut by H type. And whenever that particular bamboo, the age is after 40-45 years, you just use by that S methodology of harvesting. Okay. So, is there any kind of a training that's available for doing this in a proper way? Yeah, every state, they just develop that bamboo development board, each and every state. Okay. You just concern with that particular person. They made that farmers training peoples there, that foresters Okay. also, they are technical people, and they definitely help to how to start that bamboo farming, which variety is superior for bamboo farming, what kind of market channel of bamboo farming, each and every, they just give the information to you. Okay. One other question that I had was, oftentimes there is a request, there is a distinction between naturally grown bamboo and tissue culture. So Okay. could you please shed some light on, what is better, and how? And what I also heard was that usually you don't see any growth happening in the first few years, and then suddenly the bamboo shoots up. So is that something that is true? See, natural bamboo is coming from that particular clump from mother bamboo, like forest. Suppose Yeah. in the northeast area, you are taking that particular clump from that natural forest. It Yeah. means natural bamboo. And that particular clump is in lab, and they just work on that particular clump to make a disease free, make a knot free, make a straight. This is tissue culture. And tissue culture Okay. variety is better because they are trying to made in a lab superior. Okay. Yeah, this is the main difference between tissue culture and lab product, natural bamboo. Natural means you are just cutting that particular clump and you just directly implement that particular clump in your farm. So, are there specific areas which are more conducive to bamboo farming? Like you mentioned, Bundelkhand, Yeah. there is very little rain. Water But in the requirement is less. northeast, Yeah. Water requirement is less in a bamboo. Whenever you start in bamboo farming, at that time, within 1.5 years, you just take care in seedling to sapling. Taking care is very high. And whenever that bamboo is getting some height or some tender leaves will come, then automatically it will raise. It take that humidity from air, and it will automatically raise or grow. Yeah. Thank you, sir. So what Thank you. I Thank you very much. understand, Dr. Yogesh, from this is that किसी भी सॉइल पे, किसी भी जमीन पे बैम्बू उगा सकते हैं। खाली आप जो है Yes. सॉइल हेल्थ का कार्ड निकाल लीजिए, उसके Yes. हिसाब से आप स्पीशीज चूज कर सकते हैं कि कौन सी Exactly. स्पीशीज सॉइल में अच्छी उगेगी। और Exactly. टिश्यू कल्चर हमेशा बेहतर होता है बिकॉज वो उसको बेहतर किया गया है एफर्ट्स डाल Yes. के। Yes. राइट, एम आई राइट? Yeah. Exactly, ma'am. या थैंक यू सो मच। और कोई कुछ पूछना चाहेगा डॉक्टर या योगेश? डॉक्टर योगेश, गुड इवनिंग। मेरा Good नाम evening. Good असद जैन है और Yes. मैं यूपी से ही बोल रहा हूँ, रामपुर से। Sir. मेरा बैकग्राउंड है, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर पे काम करता हूँ। Okay. और अभी मेरे पास अपना फार्म हाउस है जो मैंगो ऑर्चर्ड्स है जहाँ पर।
तो ओके अब मेरा इंटरेस्ट वहाँ आया है और मैं उसको भी टेक केयर कर रहा हूँ साथ साथ। ओके तो मेरा पहला आइडिया था कि मुझे उसकी फेंसिंग करानी थी अपने मैंगो ऑर्चर्ड्स की। तो somebody suggested me कि that you should go further this bamboo farming, that is the best natural fencing which you can do with that। एग्जैक्टली एग्जैक्टली अच्छा, फिर देन somebody has told me this कि ये बैम्बू फार्मिंग जो है ये स्नेक्स को अट्रैक्ट करती है, यहाँ पे सांप वगैरह आना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ग्रो करते हैं। इस वजह से क्या ये सच है? ये सच है, बट सम वैरायटीज लाइक टिश्यू कल्चर वैरायटीज लाइक आप टाइगर बैम्बू जिसको बोलते हैं, बैम्बूसा वल्गैरिस, येलो बैम्बू ओके। इज हाईली अडॉप्टेबल फॉर दैट फेंसिंग पर्पस। अच्छा, एंड येलो सपोज बैम्बू। ओके। yeah, yellow bamboo, that is Bambusa vulgaris, that is tiger bamboo. Some strips are there, some green strips are in between that yellow bamboo, some green strips is present. ओके। That's why that yeah, the local name or that layman language it said that tiger bamboo. टाइगर बैम्बू। But the variety is, yeah, but the variety is Bambusa vulgaris yellow bamboo. Where they scientifically were said that particular bamboo. And sir, the most important thing is, suppose you are trying to grow this particular bamboo in a fencing purpose. At that time, that snake will never come. ओके। What happened exactly in a forest? There are dense bamboo cultivation is there, and whenever that सांप का जो केचुली निकालने का जो प्रोसेस होता है, बैम्बू के क्लम्स निकल के आते हैं बाहर, तो सांप को उसमें से चले जाने के बाद में एक आसानी से केचुली निकालने के लिए उसको होता है, इसीलिए वो वहां पे आते हैं। अगर आप आपका एरिया क्लीन रखेंगे, नीट रखेंगे, तो कोई सांप नहीं वहां पे नहीं आएगा। ओके। अच्छा, या आप दूसरा मुझे बता सकते हैं कि ये वैरायटी अभी यूपी में किस जगह अवेलेबल होगी और क्या किस रेट पे यूपी अवेलेबल में होगी? यूपी में वी आर टू लकी कि हमारे पास में प्रयागराज में एक अब सेंटर है, प्रयागराज में सेंटर है ICFRE ERC बोल के। क्या आप वेस्टर्न यूपी में कोई सेंटर है? हाँ, वेस्टर्न यूपी में प्रयागराज में है, और या- सीधा अगर आप वेस्टर्न यूपी में जाना चाहे तो हम्म, आपका एक वहाँ पे यूनिवर्सिटी है जो मेरठ में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी, आप अच्छा वहाँ पे। पे भी कंसर्न करती है। ओके। अच्छा, ये किस कॉस्ट, इसका जो मतलब जो भी पौधा आता है वो क्या क्या कॉस्ट पड़ता है? सर एक्चुअली कॉस्ट इज टोटली डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर सेंटर, बिकॉज द होल पावर इज गिवन टू सेंटर, दैट जो भी सेंटर उसको उगा रहे हैं, जो भी हाँ। नर्सरीज इसको उगा रही है, एज पर दैट नर्सरी एंड एज पर दैट पर्टिकुलर कंसर्न पर्सन इज डिसाइडेड दैट रेट, उसको बोलते हैं रेट कार्ड, एंड दैट रेट कार्ड इट्स डिपेंड, 10-15 रुपए का फर्क होगा, ज्यादा नहीं। नहीं, फिर भी अप्रोक्सीमेटली एक कितने का पड़ेगा ये? अप्रोक्सीमेटली एज पर आवर कंसर्न इन आवर हमारे विश्वविद्यालय में इसको हम 20 से 25 रुपए में बेचते हैं। तो डॉक्टर योगेश ने अपना ईमेल आईडी शेयर किया है चैट में, किसी यस यस। कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप लोग डॉक्टर योगेश से कनेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी के थ्रू। हमारे चैट में हमने एक फीडबैक फॉर्म भी दिया है, जो आप जिससे हमको पता चलता है कि ये सेशन कैसे चल रहे हैं, इनको कैसे सुधारा जा सकता है, कोई सजेशंस हो, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स हो, तो आप इस फीडबैक फॉर्म में प्लीज फिल करिए, ताकि हमको सेशन का फीडबैक मिले और हम उसको और बेहतर करने की कोशिश करते रहें। चैट में शेयर किया है ऋषिकेश ने फीडबैक फॉर्म, और किसी और को कोई सवाल है तो आप अनम्यूट करके डॉक्टर योगेश से पूछ सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं अगर अनम्यूट ना कर सके किसी कारण से तो। अच्छा डॉक्टर योगेश, एक चीज आप और बताएंगे कि इसमें कितने पानी की जरूरत होती है बैम्बूज को उगाने के लिए? देखिए, पानी का जो हमारे रिसर्च में हमको मिला है कि लगभग लगभग एक बिस्लरी का छोटा बॉटल, जिसको हम बोलते हैं 500 ml के आसपास, हाँ हाँ। है ना, 1 लीटर से कम, 1 लीटर से कम हम्म। एक पौधा लेता है। अच्छा, मतलब कितने दिनों के इंटरवल में इसको ये सिंचाई करनी पड़ती है? 1.5 साल तक आपको टेकन केयर करना होगा। जब आप लगाते हैं तो 1.5 साल तक ही आपको टेकन केयर करना है। जैसे ही उसको टेंडर लीव्स मतलब नया पत्ता आ गया, तो आपको बैम्बू कुछ भी नहीं मांगेगा, वो ऑटोमेटिकली नेचर के साथ ग्रो होगा। अच्छा, 1.5 साल तक वो पानी कितने इंटरवल में देना पड़ेगा उसको? इंटरवल जो है पानी देने का समय, आपको 4 टाइम्स पानी देना होगा। सुबह एक 6 से 8, देन आपके दोपहर में आपको रुकना होगा 4 से 6, और रात में आपके पास पानी है तो 9 से 11 के बीच में, तो 3 अच्छा, टाइम्स, 3 इंटरवल। एक दिन में 3 बार, और ये पूरे यस, 1.5 साल तक लगातार देना पड़ेगा? सर्दियों में देना भी पड़ेगा। और बारिश में तो खैर अपना नहीं, नेचुरल। ओनली 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 हार्श कंडीशन में, जैसे हम यहाँ का कंडीशन बोल रहे हैं, जहाँ टेम्परेचर 40 के ऊपर है। अगर अच्छा आपका टेम्परेचर बहुत ही ये है लाइक तो 24 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका टेम्परेचर है, तो 2 हाँ हाँ। टाइम्स इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, 2 टाइम आप दे सकते ओके ओके। सो विजय को भी कुछ पूछना है, तो विजय जी आप अनम्यूट करके जो है पूछ सकते हैं। Hello, can you hear me? या हैं। यस यस। Yeah.
सर इसमें नर्सरी कैसे बनाते हैं और मतलब फ्रॉम मतलब ये शुरू कैसे करते हैं, मतलब फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ डू वी पुट सीड्स इन एंड ग्रो देम एंड देन द सैपलिंग गेट्स एक्चुअली मतलब उसको। वेजिटेटिव विजय जी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सबसे अच्छा मेथोडोलॉजी है। अगर आप ओके कहीं जाते हैं, सीड से क्या है, द सीड बैम्बू में सीड आने के लिए बड़ा समय लगता है। ओके 40 से 60 साल से, कभी कभी 80 साल तक भी चला जाता है सीड आने के लिए बांस का। और वो ओके कलेक्शन और उसका जो सीड का जो क्या बोलते हैं हम उसको, ग्रोइंग या जो वायबिलिटी है साइंटिफिक भाषा हाँ में, वो भी कई बार उस तरीके से नहीं चलता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ओके इज टू गुड। आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से नर्सरी आपका खड़ा कर सकते हैं। ओके। तो नर्सरी जैसे नर्सरी खड़ा करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो तब तक हाँ हाँ हम सैपलिंग्स वगैरह कहीं से ले सकते हैं हाँ, सो बहुत सारे दैट। बहुत सारे विजय जी नर्सरीज हैं, आप उसमें विजिट कीजिएगा। यू विल डेफिनेटली। हाँ आप है कहाँ से? मैं पुणे से बोल रहा हूँ सर, अभी हाँ, तो आप जो पुणे है में। पुणे के अगल बगल में बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, वहां पे हाँ आप विजिट कीजिएगा। तो आपको निश्चित तौर पे, आपको पुणे पुणे के आसपास तो बहुत सारे, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाइए पुणे में, उनके पास ओके बैम्बूसा बाल्कुआ के बहुत सारी वैरायटीज हैं। ओके। तो या वहां से मतलब हमें वी कैन गेट सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ सैपलिंग्स। यू कैन गेट इनफ क्वांटिटी, बहुत अच्छा है उनका फॉरेस्ट का। ओके ओके। या एंड इसमें ड्रिप इरिगेशन की जरूरत होती है? ड्रिप इरिगेशन एक खर्चिक है, जो किसान इस चीज को नहीं कर सकते हैं। उसके हाँ लिए कॉस्ट कॉस्ट बैरियर जो कंसेप्ट है, जिसको हम बेनिफिट कॉस्ट रेशो बोलते हैं, दैट बेनिफिट हाँ हाँ कॉस्ट रेशो अगर किसान मार्जिनल किसान है या लोअर किसान है तो वो उसको कर नहीं सकता। दैट्स व्हाई वी आर नेवर सजेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ड्रिप इरिगेशन एंड ऑल। सपोज अगर कोई किसान कर सकता है, रिच किसान है, तो वी आर सजेस्टिंग देम टू आप गो थ्रू बाय ये स्प्रिंकलर, सॉरी, माइक्रो स्प्रिंकलर एज वेल एज दिस ड्रिप इरिगेशन। Is it helpful in the growth of the bamboo? या डेफिनेटली। Okay. तो चैट में किसी ने पूछा है कि इन सेशंस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है क्या? हमारे यूट्यूब चैनल पे ये सारे सेशंस रिकॉर्डेड जो है अवेलेबल होते हैं। थोड़े दिनों में ये भी सेशन अपलोड हो जाएगा, तो किसी को अगर वापस से सेशन देखना है या किसी सवाल का जवाब वापस सुनना है तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, खेती वाला के चैनल को। और सारे सेशंस जो भी होते हैं वो वहाँ पे अपलोड होते हैं। कुछ ही दिनों में हर सेशन अपलोड हो जाता है। तो नहीं, मुझे चैनल इस खेती संवाद, ऋषिकेश ने इसमें चैट में लिखा है चैनल का नाम। इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वापस से सेशन में शेयर की हुई जानकारी को एक्सेस कर सकते हैं। किसी और को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, हमारे पास थोड़ा समय है। डॉक्टर योगेश आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं। Actually, I am on election duty. That's why I'm not in my office. या That's why I'm here. आई कैन सी दैट आप जो आपके Sir, पीछे जो है धीरे धीरे सूरज डूब रहा है। यस, समबडी वांटेड टू आस्क समथिंग, प्लीज गो अहेड। क्या एक चीज और थी सर, एक्सेसिव रेन हेल्प्स और उसमें प्रॉब्लम करता Sorry. है? जो रेन है उसका इज दैट हेल्पफुल? मतलब इफ वी हैव अ रेनी प्लेस तो वहां Yeah. पर See, Vijay ji, in the northeast, in Meghalaya, that rainfall is highest in India. या या And there in a rainforest, there are some species of bamboo. They are taking हाँ too much height, and growth is highly superior in that particular region. ओके That's why I'm telling you, as per your climatic zone, as per your soil health, you go with that particular variety of the particular bamboo species. Otherwise, that mishappening happens, then you are just directly came on that bamboo species. That's why you just go through that climatic zone first, then the soil, and then you choose that variety of the bamboo, and then it will highly helpful to you. Okay, and what about excess sunlight? Because there's some regions that have a lot of sunlight, Yeah. and there's not much of bamboo that has been grown over there. But let's say that if we have
if we want to grow bamboo over there, to change the regional characteristics as well as That's why the toughest. help in the We are scientists. Just said that the toughest bamboo, that is Dendrocalamus strictus. We are refer whenever that climatic condition is very, unsuitable or harsh condition. At that time, we are suggesting them just go with that लाठी बांस, जो ठोस बांस होता Okay. है. Yeah, हाँ, that is हाँ. Dendrocalamus strictus. Okay. So red soil or black soil, which one is preferred? Soil, it doesn't matter. We are just that shallow soil is required for the bamboo. That aeration will happen because this is rhizomatous Huh. crop. That aeration is required whenever you soil that red, black, it doesn't matter in that. So it should be well drained soil. Yeah, That's well what drained you're soil. saying. Yes, well drained It soil. shouldn't be a clayey kind of soil. Yeah. सो बेसिकली जो इसका समरी निकलता है वो ये है कि सॉइल के हिसाब से, वेदर के हिसाब से एनालाइज करके ही स्पीशीज चूज करें और उसको लगाएं. तो खाली जो एक रिक्वायरमेंट जिसका ध्यान देना चाहिए कि सॉइल पोरस हो, क्योंकि पोरस सॉइल नहीं होगी तो बैम्बू उगाना मुश्किल होगा. अदरवाइज बाकी सब इट इज वेरी स्पेसिफिक कि सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, पानी कितना है, उन सब के हिसाब से स्पीशीज चूज करेंगे तो कोई भी जगह पे बैम्बू उगा सकते हैं. राइट डॉक्टर योगेश? Yes, ma'am. Yes, exactly. Sir, एक क्वेश्चन था. जैसे राजस्थान में some areas have got soil that is वहाँ पे जैसे खारा पानी होता है. The soil is can support only crops that typically have thorns in them. So in those kind of areas, can we plant bamboo or no? Actually, 132 species of bamboo, Vijayji. Okay. For each and every area, you just choose that particular species. 132 species is amount of the particular species is too high. Okay. As per that climatic zone, every species can suitable for the particular harsh, rainy rainforest, tropical forest, everywhere. So, which is the place that I should go to in around Jaipur, where I can get more help about the specific species of bamboo in Rajasthan area? I told Because already we have you just visit that. I told already you just visit that state bamboo development board. Each and every state they started their board, and under that board, one director is there, and many more technical people is there. And that technical people, as per that particular zone or as per that that knowledge of the soil and knowledge of the particular rain and everything they know. That's why government established that state bamboo development board. So you just go and visit, and all list of the state bamboo development board available on internet also. You can download that particular that list, and you just contact with that person. That person definitely help to you. Okay. So in some places, because of waterlogging and because of excessive rainfall, there are flood-like situations also sometimes that happen in the field. So how tolerant is bamboo towards flood-like situations? You can visit in in Assam, that Manjuli Island is there, and then the island is help of the Brahmaputra. That water level is too high in that particular. Then also that many bamboo species they sustain over there. No problem for that flooding area and all things with bamboo. Okay. Yeah. Okay. So very useful. How deep rooted is the bamboo? I mean, do the roots really spread very deep, or is it like shallow? It's shallow. It's shallow. It's not. It's fibrous roots. It's not deep root. No tap root system in bamboo. Okay. All right. Yeah. Thank you. So we are sure Vijay ji is definitely going to start a bamboo, forest farming, because these questions are very, very specific. And so what message I think Vijay ji you got is that you can choose any species suitable to the land you have and go ahead, and you have bamboo board available everywhere in all states to help you if you have any challenges. And Dr. Yogesh, the information shared was very, very useful, practical, और जो है बहुत ही शॉर्ट में आपने सब समझा दिया. और आप इलेक्शन ड्यूटी से हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपने कहाँ से लॉग इन किया मालूम नहीं, आपके पीछे जो है धीरे धीरे दिन से शाम हो गई है वो दिख रहा है.
सो बट आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी और बैम्बू के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। और प्लास्टिक जिसको कि एज ए न्यूट्रिशन साइंटिस्ट हम भी बोलते हैं कि प्लास्टिक मत यूज करिए, प्लास्टिक का यूज कम करिए, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते हैं प्लास्टिक यूज की वजह से, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, जो टॉक्सिन है हमारी बॉडी के लिए। तो बैम्बू एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है प्लास्टिक का। और अगर उसको उगाना इतना आसान है कि वो कहीं भी उग सकता है, उसका स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, जगह के हिसाब से स्पीशीज है, तो डेफिनेटली बैम्बू जो है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन है हमारे लिए, और सारे लोगों को बैम्बू फार्मिंग में आना चाहिए। सो डॉक्टर योगेश, टू मच थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, हमारे संग बैम्बू के बारे में शेयर करने के लिए। और जिन्होंने फीडबैक फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज फीडबैक फॉर्म भर दीजिए, उससे हमको जो है इसको सुधार करते रहने में हमको आइडियाज मिलेंगे, आपका फीडबैक मिलेगा तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। हमारी यूट्यूब रिकॉर्डिंग देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन आज अगर आपका रह गया हो, डॉक्टर योगेश से पूछने से मिस हो गया हो, तो आप उनको मेल लिख सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल हैं, वो सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं और मेल पे भी देते रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर योगेश। माय प्लेजर, थैंक यू, थैंक यू। सो वी विल एंड द सेशन इफ नोबडी हैज एनी क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।